गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सर राजेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज श्री गंगानगर। और आज का हमारा सब्जेक्ट है प्रॉपर्टी लॉ इंक्लूडिंग ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एंड इजमेंट एक्ट, जो कि आपके MGSU यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट के अनुसार LLB सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 3 है और जिसका बहुत बड़ा पार्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है। 1882 एक्ट नंबर 4 जो कि 17 फरवरी 1882 को पारित किया गया और 1 जुलाई 1882 को लागू किया गया। स्टूडेंट्स, किसी भी एक्ट को देखने से पहले यदि उस उद्देशिका पर नज़र डाल ली जाए तो उससे उसके उद्देश्य एक्ट के और प्रयोजन स्पष्ट हो जाते हैं। और इसकी उद्देशिका कुछ इस प्रकार है: इट इज़ एक्सपेडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड द सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। उद्देशिका को देखने के पश्चात हमारे सामने 3 बातें सामने आती हैं: पक्षकारों के कृत्य द्वारा संपत्ति अंतरण संबंधित कतिपय भागों को संशोधित करना और परिभाषित करना। पक्षकारों के कृत्य द्वारा अगर हम यहाँ बोर्ड पे देखें, संपत्ति अंतरण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला पक्षकारों के कृत्य द्वारा बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, दूसरा विधि की प्रक्रिया द्वारा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पक्षकारों के कृत्य द्वारा भी ट्रांजैक्शंस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जीवित अवस्था में, जिसे हम बाय इंटरव्यूज कहते हैं, और एक मृतक से जीवित में यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो इस प्रकार से। और मृतक से जीवित में भी प्रॉपर्टी 2 प्रकार से ट्रांसफर हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत करके जाता है तो वसीयती अंतरण कहते हैं, टेस्टामेंट्री ट्रांजैक्शन। और यदि कोई व्यक्ति निर्वसीयती मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी किस प्रकार से ट्रांसफर की जाती है। तो वसीयत ट्रांसफर में तो विल करनी पड़ती है जो कि मरने के बाद में अस्तित्व में आती है, और निर्वसीयती ट्रांजैक्शन में उत्तराधिकार, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम विधि और अन्य व्यक्तिगत विधियां, पर्सनल लॉज जितने भी हैं उसके हिसाब से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। अब हम ये देखेंगे कि पक्षकारों के कृत्य, क्या एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है तो क्या उसे पक्षकारों के कृत्य कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि पक्षकारों के कृत्य के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो जीवित है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे, उसके साथ साथ दोनों व्यक्ति हितबद्ध हो, इंटरेस्टेड हो, इच्छुक हो, डिजायरस हो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, गतिशील हो, एक्टिव हो, जिसे कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में कॉम्पिटेंट पर्सन कहा जाता है, सहमत हो यानी कि एग्रीड। तो अगर ये चारों चीज़ें सामने आती है तो हम ये कह सकते हैं कि पक्षकारों का कृत्य है। स्टूडेंट्स, यदि हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो हम देखेंगे कि 1882 से पहले पक्षकारों के कृत्य द्वारा चल संपत्ति के अंतरण के लिए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का चैप्टर नंबर 7 सेक्शन 76 to 123 में प्रावधान किए गए थे। बाद में इस पोर्शन को यहाँ से हटाकर 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से एक अलग से एक्ट बना दिया गया। और अगर विधि के प्रवर्तन द्वारा देखा जाए तो कई व्यक्तिगत विधियां थी जिसके हिसाब से विधि के प्रवर्तन द्वारा ट्रांसफर होते थे, लेकिन पक्षकारों के कृत्य द्वारा चल संपत्ति के अंतरण के लिए कोई भी स्पष्ट विधि विद्यमान नहीं थी। तो आपके सामने एक प्रश्न आता है कि आखिर उस वक्त 1882, 1 जुलाई 1882 से पहले अचल संपत्ति, यदि पक्षकारों के कृत्य द्वारा अचल संपत्ति का अंतरण किया जाए तो किस प्रकार से किया जा सकेगा? उस वक्त 1882 से पहले ऐसा नहीं है कि एक्ट नहीं थे। उस वक्त अगर चर्चा करें तो 3 स्टैट्यूट, 8 गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा बनाए गए लॉ और 3 रेगुलेशन विद्यमान थे। स्टैट्यूट 4 थे उस वक्त, 4 स्टैट्यूट, 8 गवर्नर जनरल काउंसिल द्वारा बनाए गए लॉ और 3 रेगुलेशन विद्यमान थे। लेकिन इतने लॉज होने के बावजूद भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पक्षकारों के कृत्य द्वारा अचल संपत्ति के अंतरण के लिए कोई स्पष्ट या व्यापक विधि विद्यमान नहीं थी।
अब प्रश्न यह है कि उस वक्त ट्रांजैक्शंस कैसे होते थे चल संपत्ति के, अगर पक्षकार दोनों पक्षकार जीवित थे और चाहें तो उस वक्त आपको पता है एंग्लो इंडियन कोर्ट्स हुआ करते थे। एंग्लो इंडियन कोर्ट्स में साम्य न्याय और सद्विवेक के आधार पर निर्णय दिया करते थे जजेस, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के आधार पर। अब अगर इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के आधार पर निर्णय दें तो उस वक्त इंग्लैंड में जो लॉज विद्यमान थे उनके आधार पर निर्णय होते थे और हर जज अपने हिसाब से निर्णय देता था। अगर देखें तो प्रत्येक जज की मानसिकता अलग होती है और इस प्रकार निर्णय परस्पर विरोधी और भ्रामक हो जाते थे। इसलिए उस वक्त आवश्यकता थी एक स्पष्ट, निश्चित और एक रूप विधि की, और स्पष्ट, निश्चित और एक रूप विधि के लिए कार्यभार सौंपा गया प्रथम विधि आयोग को। मैं बताना चाहूँगा कि प्रथम विधि आयोग 1834 में बना, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। लेकिन प्रथम विधि आयोग इतना स्पष्ट प्रारूप तैयार करने में असफल रहा, लेकिन प्रयास काफ़ी किए गए। बाद में 1853 में सेकंड लॉ कमीशन आया। सेकंड लॉ कमीशन ने भी इसके ऊपर विचार विमर्श किया लेकिन असमर्थ रहे। फिर 1861 में थर्ड लॉ कमीशन आया। मैं बताना चाहूँगा कि लॉर्ड मैकाले फर्स्ट लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे और सर जॉन रोमिली सेकंड और थर्ड लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद हमारे पास 1879 में फोर्थ लॉ कमीशन आया। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, तो उसका आंसर है फोर्थ लॉ कमीशन, चौथा लॉ कमीशन 1879, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विस्ले स्टॉक। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि सर लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया, उसी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर विस्ले स्टॉक। डॉक्टर विस्ले स्टॉक ने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का प्रारूप तैयार किया फोर्थ लॉ कमीशन के अंदर। अब जब प्रारूप बनकर तैयार हो गया तो विधायी परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के समक्ष पेश किया गया और 17 फरवरी 1882 को लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी और 1 जुलाई 1882 से ये लागू हो गया। इस प्रकार भारत को पक्षकारों के कृत्य द्वारा अचल संपत्ति के अंतरण के लिए एक स्पष्ट, निश्चित और एक रूप विधि मिली। अब ये देखें कि क्या इसका उद्देश्य, एक्ट का उद्देश्य इतना ही था कि पक्षकारों के कृत्य द्वारा एक अचल संपत्ति के ट्रांसफर के लिए एक स्पष्ट, निश्चित और एक रूप विधि बनाना। इसका एक उद्देश्य जो दिखाई नहीं देता उसको भी हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक उद्देश्य और है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि 1882 से पहले अपूर्ण प्रतीत होता था, उसको पूरा करना। अब आप कहेंगे कि 1872 का जो एक्ट था उसको पूरा ये एक्ट कैसे करता है, तो एक बार प्रकाश डालते हैं कि आखिर संविदा होती क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार को संविदा कहा जाता है। एन एग्रीमेंट एनफोर्स्ड बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसी विशिष्ट उद्देश्य या प्रयोजन से किया जाता है और कुछ करने या करने से विरत रहने के लिए किया जाता है। अगर देखें अचल संपत्ति के संबंध में या संपत्तियों के संबंध में देखें तो संपत्ति के संबंध में जब संविदा की जाती है तो कोई संपत्ति या सांपत्तिक अधिकार अंतरण करने का उद्देश्य होता है और यदि संपत्ति और सांपत्तिक अधिकार अंतरित न किए जाएं तो वो संविदा अधूरी रह जाती है। इसलिए ये एक्ट कहीं ना कहीं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को भी पूरा करता है। हम देखते हैं संक्षिप्त में इसके उद्देश्य देखे जाएं, प्रियम्बल और इतना सारा पार्ट देखने के बाद में
तो पहली चीज है पक्षकारों के कृत्य द्वारा अचल संपत्ति के अंतरण के लिए एक स्पष्ट, निश्चित और समान विधि उपलब्ध कराना। दूसरा है, हमने देखा प्रियम्बल में शब्द आए थे परिभाषित और संशोधित करना। यानी कि हमने देखा कुछ एक्ट्स पहले से थे, कुछ विधियां पहले से थी और सामान्य सदविवेक के आधार पर निर्णय दिए जाते थे जो कि परस्पर विरोधी और भ्रामक होते थे। तो परिभाषित संशोधित करना, इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि यह एक्ट नया और पुराने कानूनों का एक मिक्सचर है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ न्यू एंड ओल्ड लॉ, क्योंकि कुछ नए नियमों को परिभाषित किया गया और कुछ पुराने नियमों को संशोधित किया गया। अब जब संशोधन की बात आ गई है तो हम देखें कि ये अधिनियम 1882 में बना, तो उसके बाद में क्या इसमें संशोधन किए गए? अक्सर बैरेक्ट को देखने के पश्चात हमें प्रतीत होता है कि बहुत कम संशोधन किए गए, लेकिन इसमें संशोधन काफ़ी किए गए थे। 1885 में इस एक्ट को रजिस्ट्रेशन के अनुरूप लाने के लिए संशोधन किया गया। इसके बाद में काफ़ी लंबी लिस्ट है। 1900 में संशोधन किया गया, 1904 में किया गया, 1908 में किया गया, 1917, 1919, 1925, 1926, 1927, 1963, 1929 में भी किया गया था, 1976, 1963 का जो संशोधन था वो समुद्री बीमा अधिनियम आने के कारण किया गया, 1988 और 2002। ये महत्वपूर्ण संशोधन है जो कि आगे इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए अपन डिस्कस करते रहेंगे। 1885 में, 1900 में, 1904 में, 1908 में, 1917, 1919, 1925, 1926, 1927, 1929, 1963, 1976, 1988 और 2002 में इसमें संशोधन किए गए। अब हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है कि क्या इतनी मेहनत के पश्चात और इतने उद्देश्य लेकर बनाया गया अधिनियम क्या एक एग्जॉस्टिव लॉ है, क्या एक पूर्ण संहिता है, पूर्ण विधि है? इस पर चर्चा करते हैं। हम देखेंगे कि यह एक पूर्ण संहिता नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि पहला रीजन इसका है कि इसके अधिकतर प्रावधान स्थावर विधि से संबंधित है, स्थावर संपत्ति से संबंधित है। इमल प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर सामान्य सिद्धांत की बात करें जो कि चैप्टर 2 है, उसमें धारा 5 से 37 तक चलाचल की बात कर रहे हैं और बाकी 38 से 53 के तक अचल संपत्ति और बाकी प्रोविजंस भी अधिकतर अचल संपत्ति से संबंधित है। और अगर प्रस्तावना पर, उद्देशिका पर नजर डालें तो भी यह बात स्पष्ट होती है कि स्थावर संपत्ति से या संपत्ति अंतरण से संबंधित कतिपय भाग, क्योंकि स्थावर संपत्ति संबंधित भी पूरे भाग इसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सुखाधिकार, जो कि एक सांपत्तिक अधिकार है। सुखाधिकार से संबंधित प्रावधान इस एक्ट में नहीं है, इसके लिए भारतीय सुखाधिकार अधिनियम अलग से बनाया गया। दूसरी चीज देखते हैं कि यह एक्ट पूरी तरह से संविदा अधिनियम व रजिस्ट्रेशन अधिनियम पर निर्भर करता है। मैं बताना चाहूँगा, इसकी संरचना देखने से पहले हल्का सा डिस्कस करते हैं कि यदि किसी अचल संपत्ति का अंतरण किया जाए तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। और कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी सामान्य सिद्धांत हैं वो 1872 के एक्ट में दिए गए हैं, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में। तो पूरी तरह से यदि कोई अचल संपत्ति भी ट्रांसफर करेंगे अपन, तो हमको इस एक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी चीज है, यह एक्ट पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन अधिनियम पर डिपेंड करता है। रजिस्ट्रेशन अधिनियम में कैसे? कुछ प्रावधान है
जैसे सेक्शन 54 पैरा 2 और 3, सेक्शन 59, सेक्शन 54 है सेल से रिलेटेड, विक्रय से संबंधित। 59 मॉर्गेज, यानी कि बंधक से संबंधित, बंधक और भारों से संबंधित। तीसरा है 107 लीज, पट्टे से संबंधित। और चौथा है 123 गिफ्ट, दान से संबंधित। ये चारों धाराएं रजिस्ट्रेशन की बाध्यता अधिरोपित करती है। तो अगर हमें अंतरण करना होगा, सेल करें, मॉर्गेज करें या फिर लीज करें या गिफ्ट करें, तो हमें रजिस्ट्रेशन एक्ट पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तीसरा जिसके कारण ये संहिता पूर्ण संहिता नहीं कहलाती है वो है सामान्य सिद्धांत मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 के सामान्य सिद्धांत मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम, जो कि मुस्लिम विधि के वक्फ अलल औलाद पर लागू नहीं होता है। बात करें चैप्टर नंबर 7 की, गिफ्ट, दान। भारतीय विधि में जो दान होता है, जो कि गवर्न हो रहा है हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार, तो दान के प्रोविजंस मुस्लिम विधि की हिबा पर लागू नहीं हो रहे हैं। तो यानी कि हम देखें कि सामान्य सिद्धांत पूर्णतः मुस्लिम विधि पर लागू नहीं, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो अदर प्रोविजंस हैं वो भी मुस्लिम विधि को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। चौथा और बड़ा रीजन जो है, जो इसे पूर्ण संहिता या पूर्ण विधि का दर्जा नहीं देता है, वो है पक्षकारों के कृत्य पर ही लागू हो रहा है। अपन ने देखा था कि पक्षकारों के कृत्य पर यह एक्ट लागू होता है, यानी कि अचल संपत्ति का ट्रांसफर करना है तो पक्षकारों के कृत्य पर ही लागू है, जो कि जीवित पक्षकारों के मध्य हो ट्रांजैक्शंस। अगर ऑपरेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उस पर यह एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। यानी कि हम देखें नीलामी है, दिवालियापन है, निष्पादन में अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है डिक्री के निष्पादन में या कोर्ट के ऑर्डर से, तो उस पर यह एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। बात है पक्षकारों कृत्य पर, और पक्षकारों कृत्य में भी जीवित व्यक्तियों के मध्य होने वाले अंतरण पर यह एक्ट लागू है। इधर यदि मृतक से जीवित व्यक्ति के द्वारा या बीच कोई अंतरण हो रहा है, चाहे वो टेस्टामेंट्री हो चाहे नॉन टेस्टामेंट्री हो, उस पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें अदर लॉज पर जाना पड़ता है। नेक्स्ट, अनिश्चित अधिनियम पर प्रभाव नहीं। ऐसे अधिनियम जो 1882 से पहले वर्तमान या अस्तित्व में थे, जिनके द्वारा प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है और जो इस अधिनियम से असंगत नहीं है, उनको भी ये एक्ट इफेक्ट नहीं करता है। आनुषंगिक अधिकारों पर मौन, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो कि इस एक्ट को पूर्ण नहीं बनाता है, संपत्ति अंतरण विधि को पूर्ण नहीं बनाता है। आनुषंगिक अधिकार क्या होते हैं? कुछ मुख्य अधिकार जिनके साथ साथ कोई छोटे अधिकार जुड़े होते हैं, समानार्थी अधिकार होते हैं। जैसे एग्जांपल लें कि ए यदि बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और ए के साथ एक्स, वाई और जेड जो कि इसके भाई हैं, इसके साथ ये प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है। एक P1 प्रॉपर्टी है जो कि इन चारों की साझे रूप में है। अब यदि हम देखें कि ए अपनी प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर करना चाहता है, तो अगर ये चाहता है कि मैं अपना जो हिस्सा है उसका विभाजन करवा लूं, तो विभाजन के लिए जो कि एक आनुषंगिक अधिकार है, यदि अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है बी को, लेकिन ये विभाजन करवाएगा यहाँ से अपने भाइयों के
साथ में जो प्रॉपर्टी है, अपनी जुड़ी जो अपना हिस्सा है, अपना हित है, उसको विभाजन करना चाहता है, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम इसके लिए मौन है। इसके लिए हमें अन्य विधियों पर निर्भर करना पड़ता है, यानी कि आनुषंगिक अधिकारों पर संपत्ति अंतरण अधिनियम मौन रहता है। नेक्स्ट है भौमिक परिसीमाएं, टेरिटोरियल लिमिटेशंस। जब एक्ट अस्तित्व में आया 1882 में, तो बहुत सारी भौमिक परिसीमाएं थी, जैसे पंजाब पर यह लागू नहीं था, लेकिन धीरे धीरे संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये एक्ट जो बनाया गया एग्जॉस्टिव लॉ का कार्य नहीं कर रहा है। अब इस एक्ट की संरचना के बारे में एक बार चर्चा कर लें। इस एक्ट में हमारे पास 137 सेक्शंस हैं, धाराएं हैं और 8 चैप्टर हैं। एक बार देखेंगे कि इनकी संरचना किस प्रकार से है। पहला जो चैप्टर है वो प्रारंभिक है, सेक्शन 1 से 4 तक। दूसरा चैप्टर जिसे हम सामान्य सिद्धांतों के रूप में प्रयोग करते हैं, पांच से लेकर 53A तक है। इसमें भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि 5 से 37 तक मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज पर लागू है, यानी कि चल और अचल संपत्ति दोनों पर ये धाराएं लागू है। और 38 to 53A केवल अचल संपत्ति पर लागू है। नेक्स्ट चैप्टर है 3, जो कि विक्रय से संबंधित है, सेल से संबंधित है। 54 to 57। चैप्टर नंबर 4 संबंधित है बंधक और भारों से, मॉर्गेज और चार्ज, जो कि है 58 to 104 तक। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जो कि है पट्टे से संबंधित, 105 से 117। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6, विनिमय, एक्सचेंज, 118 से 121। चैप्टर नंबर 7, दान, गिफ्ट, 122 से 129। और अंतिम और चैप्टर नंबर 8, अनियोज्य दावों से संबंधित, जो कि 130 से 137 तक है। थैंक यू।